मैं दिनेश DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सेट जो 2023-24 में जारी किए गए हैं कक्षा 10वीं के लिए, है ना। तो विज्ञान सब्जेक्ट का है, इसके अलावा मैथ सब्जेक्ट के कंप्लीट चैप्टर सभी चैप्टर आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। तो यदि आप प्लेलिस्ट में उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा और आप इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से अधिकांश क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में पूछे जाने की अधिकांश संभावना है। तो इसको आपको एकदम अच्छे से इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से जितना अच्छे से तैयार कर सकते हैं तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये जो मॉडल सेट है, ये मॉडल बुक है जो ये केवल MP बोर्ड की तरफ से ही जारी की गई है। उन्होंने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में आने ही वाले हैं। और इसमें केवल क्वेश्चन नहीं है, आपकी वैकल्पिक क्वेश्चन भी साथ में रिक्त स्थान भी दिए गए हैं और जोड़ियां भी दी गई हैं प्रश्न बैंक की तरह ही। इसमें इतना अंतर है कि प्रश्न बैंक में आंसर्स नहीं दिए जाते थे, इसमें विथ आंसर के आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए हम आपको फर्स्ट चैप्टर के सबसे पहले क्वेश्चन और उनके आंसर्स दिखा देते हैं और उनको एकदम अच्छे से समझा देते हैं कि किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन है और क्या उसके आंसर्स होने वाले हैं। तो चलिए आपको फर्स्ट चैप्टर की तरफ हम लेके चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रेमेडियल मॉड्यूल बुक, है ना। आपको इनको पढ़ना है, यदि ये चीज़ें पढ़नी हैं सब कुछ तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए 2023-24 में आपका पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा इसमें स्पष्ट बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, है ना। 30 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प, दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान, तीसरे क्वेश्चन में सत्य सत्य, चौथे में जोड़ियां और पांचवें में एक शब्द में 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो फिर 6वें से लेकर 17वां तक के आपके 12 प्रश्न होंगे जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। 18 से 20 तक 3 प्रश्न रहेंगे जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे और फिर 21 से 23 तक आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने हैं। तो अब हम चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ, जिसका नाम है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और समीकरण क्या है ये आपको अच्छे से समझ लेना है ना। तो रासायनिक समीकरण, पहला जो क्वेश्चन है आपका, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, तो ये आपको उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, जो कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। तो पहली जो अभिक्रिया है, देखिए, विभिन्न अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया नाम दिया जाता है। यदि विभिन्न अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 2H2O, 2H2 + O2 = 2H2O, है ना। C + O2 CO2, N2 + O2 2NO। इस प्रकार से आपके ये देख सकते हैं अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं। और एक दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है इसी में, है ना। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब एक तत्व बने हो चाहे 2 तत्व बने, है ना, एक उत्पाद बने या 2 उत्पाद बने, लेकिन उत्पाद के साथ साथ उसमें ऊष्मा भी निकलती है, तो ये समझ जाइएगा कि कौन सी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मानी जाएगी। रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया ही कही जाती है। क्यों? क्योंकि जो श्वसन जब हम करते हैं तो श्वसन में जो हम बाहर से वायु लेते हैं वो अपेक्षाकृत थोड़ा ठंडी रहती है, और जैसे ही हम श्वसन की क्रियाएं जैसे ही अंदर होती हैं तो वहाँ पर गर्म वायु उत्पन्न हो जाती है, तो वो गर्म वायु हम छोड़ते हैं। तो इसलिए एक तरीके से हम गर्म वायु को छोड़ते हैं, जिसके कारण वो एक तरीके से उसमें ऊष्मा निकलती है। इसी कारण से उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वियोजन अभिक्रिया यहाँ पर देखिए, वियोजन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? कोई एक तत्व होगा किसी यौगिक के किसी तत्व को विस्थापित कर देगा, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे इसमें देखिए उपरोक्त सभी अभिक्रियाओं में आयरन जिंक और मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। या हम यदि भाषा रूप में इसको बांधना चाहें तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व किसी यौगिक के किसी तत्व को, जैसे इसमें Fe ने CuSO4 के Cu को हटा दिया है और FeSO4 बना लिया है, मतलब खुद Cu की जगह जुड़ गया है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व किसी यौगिक के किसी तत्व को विस्थापित कर देता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण इसकी अभिक्रियाएं हैं, जैसे देखिए 2KBr + Cl है ना, 2KCl + Br2 ये अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं। फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक का कोई तत्व होगा, दूसरे यौगिक का कोई तत्व होगा, जो दोनों ही स्थान अपना चेंज कर लेंगे, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम बोल देंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर संक्षारण को पढ़ना कि संक्षारण क्या होता है, तो लोहे में जंग लगना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है संक्षारण का। संक्षारण का अर्थ होता है, समझिएगा, है ना, इसमें लिखा नहीं है, मैं बोलता रहा हूँ, जो शब्द बोल रहा हूँ उनको ध्यान दीजिएगा उन पर। तो ऐसी अभिक्रियाएं, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया है संक्षारण, जब कोई लोहा हो या किसी धातु से कोई वस्तु बनी है, तो इनको यदि हम खुले में छोड़ दें, है ना, नमी और वायु की उपस्थिति में, धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना ही संक्षारण कहलाता है। समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, कि धातुओं का वायु एवं नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट होना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। जैसे कि लोहे में जंग लगना, यदि हम किसी लोहे की वस्तु को खुले में छोड़ देते हैं, तो कुछ समय पश्चात हम उसमें देखते हैं कि एक परत टाइप की चढ़ जाती है उस पर, और धीरे 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 वो लोहा नष्ट होने लगता है, बिल्कुल एक तरह से मिट्टी में परिवर्तित होने लगता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? संक्षारण कहते हैं। अब इसके वैकल्पिक क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, उनके आंसर्स भी हैं, और इसके बाद आपके क्वेश्चन भी है, क्वेश्चनों के आंसर्स भी दिए गए हैं। तो केवल आपको ध्यान से सुनना है और उसको समझते जाना है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है आप समझ चुके होंगे। उबलते पानी से जलवाष्प बनना, जो पानी उबल रहा है उससे जलवाष्प बनना नहीं है, पूछा है। जैसे पानी उबल रहा है ना, उसकी वाष्प को हम एकत्रित करके फिर से ठंडा कर दे, फिर पानी बन जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। एलपीजी का दहन, यदि हम एलपीजी को दहन कर दें तो क्या हमें दोबारा एलपीजी मिल पाएगी? क्या नहीं। बर्फ का पिघल कर जल बनना, जैसे कोई बर्फ है पिघल कर जल बन जाए, ठंडा कर दें फिर बर्फ बन जाएगी। नमक का पानी में घुलना, देखिए नमक को पानी में घोल दें और गर्म करें पानी को, तो फिर से हमें नमक प्राप्त हो जाएगा उसमें। तो ये तीन अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो पुनः की जा सकती हैं। उत्पाद से अभिकारक और अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं तो भौतिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन ही यही है। तो ये भौतिक परिवर्तन किस में नहीं हो रहा है? एलपीजी के दहन में। यदि एलपीजी का एक बार दहन हो गया तो दोबारा से वो एलपीजी, उसी उत्पाद से हम एलपीजी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो स्पष्ट है, अभी पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, ध्यान दीजिए। तो कौन सी नहीं है? बर्फ का पिघलना। बर्फ से बर्फ पिघल जाएगी, पानी बन जाएगा, पानी को ठंडा करेंगे तो फिर से बर्फ बनाई जा सकती है। तो इसीलिए इस परिवर्तन को क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? भौतिक अभिक्रिया, है ना। एक तरीके से भौतिक परिवर्तन से ही भौतिक अभिक्रिया ही बनी है।
आगे चलते हैं। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है अपना, वो इसमें पूछा गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ये आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता है तो इसको ध्यान रखिएगा। ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना भी। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं? विकृति गंधिता के कारण, है ना। विकृत गंधिता के कारण ही जो यदि किसी कोई खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक रखा रहता है तो वो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता हो जाती है इसमें। एक अभिक्रिया लिखी हुई है यहाँ पर और पूछा गया है कि कौन सी अभिक्रिया है। 6 Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल Al2O3 प्लस 2Fe। तो देखिए यहाँ Fe था, Fe के स्थान पर Al जुड़ गया है ना। तो ये कौन सी अभिक्रिया? विस्थापित कर दिया है। Fe को Al ने उसकी जगह से विस्थापित कर दिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? जो सोना और प्लेटिनम तक को गला देता है उस अम्ल का क्या नाम है? तो इसका नाम है एक्वारेजिया। नाम क्या है? एक्वारेजिया। उस अम्ल का नाम लिखिए। एक शब्द में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है इसकी। ऐसे अम्ल का नाम लिखिए जो सोना और प्लेटिनम को गला देता है। तो क्या नाम है उसका? एक्वारेजिया। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन कि आकार में परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन जो आपका है ये रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता नहीं है या उनका गुण नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब है जो बिना बुझा चूना है, जब उसको पानी में हम डालते हैं तो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो आप देखेंगे कि वो जिस भी आप पात्र में कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात जो बिना बुझा चूना है वो डालते हैं तो वो चूना क्या होगा? बुझ जाता है और वो पूरा पात्र गर्म हो जाता है बहुत तेजी से। तो इसलिए हम उसको कौन सी अभिक्रिया कह सकते हैं? उसमें क्षेपीय अभिक्रिया कह सकते हैं। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है कि मैग्नीशियम हाइड्राइड है सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके बाद इसके रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो रिक्त स्थान आप देख सकते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। याद रखिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं? आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रतीकों के द्वारा उसको निरूपित करना, किसी रासायनिक अभिक्रिया को तत्वों के प्रतीकों द्वारा निरूपित करना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। तो किससे बचाने के लिए? संक्षारण से बचाने के लिए, ताकि वो लोहे की वस्तु है जो वो नष्ट ना हो। अगला है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है खालिस्तान कहलाती हैं। तो वे क्या कहलाती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर, मतलब कोई एक पदार्थ होगा जो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब चलते हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर भी आप देख सकते हैं, चैप्टर फर्स्ट के ही हैं ये। एक शब्द में उत्तर लिखिए। उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलते हैं?
जो पॉप ध्वनि से जलती है, तो उसका नाम है हाइड्रोजन। ये कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला क्यों पड़ जाता है? देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला क्यों पड़ जाता है? तो इसका जो सीधा सा उत्तर है इसका, सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है, जिसके कारण वह काला पड़ जाता है। तो सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। अब चलते हैं सत्य और असत्य की तरफ। सत्य और असत्य पूछे गए क्वेश्चन हैं आपके। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये सत्य है कि असत्य है? तो ये गलत आंसर है आपका, है ना। जो सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया नहीं है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ना कि इसको आवश्यक होती है। तो ये गलत हो जाएगा। जो पदार्थ ऑक्सीकृत या उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक या उपचायक कहलाते हैं। जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक या उपचायक कहलाते हैं। तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक। श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह भी अपन ने पढ़ा है। लोहे में जंग लगना भौतिक अभिक्रिया है, यह असत्य है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया नहीं है। संक्षारण का उदाहरण कह सकते हैं, लेकिन भौतिक अभिक्रिया नहीं है। अब चलते हैं जोड़ियों की तरफ। तो जोड़ियों में ऊष्मा के द्वारा अपघटन, तो ऊष्मा के द्वारा अपघटन इसका राइट आंसर है ऑप्शन सा। ऊष्मीय अपघटन कहलाएगा, दा इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा प्रकाश द्वारा अपघटन, तो ये हो जाएगा प्रकाशीय अपघटन। कौन सा? यहाँ पर इसको थोड़ा सा ध्यान कम दीजिए, ये उन लोगों ने गलत लिखा हुआ। ऊष्मा के द्वारा अपघटन तो ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन, विद्युत धारा अपघटन विद्युत द्वारा अपघटन तो विद्युत अपघटन। ठीक। और ऊष्मा का अवशोषण तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और ऊष्मा उत्पन्न होना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इस प्रकार से ये आपकी अभिक्रियाएं हैं। आगे चलते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन जो कि हर वर्ष के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रेबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रेबन के ऊपर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से रोकती है। इसी कारण से मैग्नीशियम रेबन को साफ किया जाता है वायु में जलाने से पहले। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए, है ना। या इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि श्वसन जब हम करते हैं तो जो अंदर ली गई वायु है वो अपेक्षाकृत ठंडी होती है, बाहर छोड़ी गई वायु अपेक्षाकृत गर्म होती है। इसी कारण से हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं। ठीक। आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है अपना, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया जब दो अभिकारकों या क्रियाकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अवलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4, है ना, और NaCl इसमें बाहर निकल जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ, कोई भी खाद्य सामग्री है, को वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपने स्वाद एवं गंध बदल कर विकृत हो जाते हैं। इसलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से प्रभावित किया जाता है। मतलब इनकी उपस्थिति
उनमें रहती है। जैसे जो कुरकुरे आते हैं आपके या जो बिस्किट आते हैं तो उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि वो खराब ना हो। आगे चलते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन जितने भी चार प्रकार की मुख्य रूप से 4 प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उनको आपको सभी चारों प्रकार की अभिक्रियाओं को अच्छे से पढ़ के जाना है, उनके एग्जाम्पल सहित, जैसा कि इसमें ये दिया गया है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो उदाहरण सहित समझाना है आपको। संयोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आपको ये लिखा हुआ है C+O2 CA2, CaO + H2O = CaSO, CaOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया हैं। और रेडॉक्स अभिक्रिया भी कई बार पूछी गई है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती हैं, देखिए समझिए। वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिक्रिया का अपचयन होता है तथा दूसरी अभिक्रिया का उपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन के साथ साथ उपचयन भी होता है, अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए Fe2O3 + 3CO = 2Fe है ना + 3CO2, इस प्रकार की ये आपके सामने अभिक्रिया दी गई है। आगे देखिए 7वां, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं जिससे वे नमी के संपर्क में ना आए। नमी के संपर्क में नहीं आएंगे तो उनमें जंग नहीं लगेगी, मतलब संक्षारण उनका नहीं होगा। संक्षारण का मतलब ये होता है कि नमी और वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट हो जाना। तो उसमें यदि वो उन पर लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट कर देते हैं तो संक्षारण से उनको बचाया जा सकता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम बहुत ही ज़्यादा विक्रियाशील धातु होने के कारण ये यदि ऑक्सीजन से संपर्क कर लेती है तो वायु में ऑक्सीजन जो उपस्थित होती है उससे संपर्क करती है तो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसी कारण से इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। इसको पढ़ देते हैं, देखिए समझते हैं। इसमें सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है। यह हवा में स्वतः जलने लगती है, मतलब जैसे ही हवा में बाहर खुले में इसको लाते हैं तो तुरंत ही हवा में आग पकड़ लेती है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। इसलिए इसे सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए, आकस्मिक मतलब ऐसे अचानक आग को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वां, दवा की बोतल अधिकांश जो दवा की बोतल होती हैं वो अधिकांशतः रंगीन होती हैं, क्यों। इसका क्या कारण है कि जो दवा की बोतलें हैं वो रंगीन ही बनाई जाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लैक टाइप की बनाई जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। दवा की बोतलें अधिकांश रंगीन होती हैं क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। मतलब दवाएं, यदि जो दवा है, दवा आपने देखी होगी, दवा की कोई भी बोतल आती है वो थोड़ी सी खाली रहती है, तो उसमें यदि ऑक्सीजन की थोड़ी सी भी मात्रा है और यदि वो उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति हो जाए, प्रकाश उसमें पहुंच जाए, तो वो ऑक्सीजन उस दवा से क्रिया कर लेगी, है ना। जो कुछ भी इसमें लिक्विड फॉर्मेट में भरा हुआ है उससे अभिक्रिया करके और वो एक जहरीले पदार्थ का निर्माण कर लेगी। इसी कारण से जो दवा की बोतलें हैं वो रंगीन बनाई जाती हैं। तो समझ में आया, दवा की बोतलें अधिकांशतः रंगीन होती हैं क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती हैं और विषैली हो जाती हैं। अतः इसे रोकने के लिए दवाओं की बोतलें रंगीन होती हैं या रंगीन बोतलों में रखी जाती हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है। और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको समझ लीजिए। जिन अभिक्रियाओं में एक जटिल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थों में छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, ये छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं CuSO4 = Cu + SO4। Cu इसमें CuSO4 में से Cu अलग हो गया, SO4 अलग हो गया। तो पहले एक ही अभिकारक एक ही था, वो टूट कर उसको जैसे ही गर्म किया तो Cu अलग हो गया और SO4 अलग टूट जाता है। तो इस प्रकार से एक ही अभिकारक से 2 उत्पादों का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे,
वियोजन अभिक्रिया, है ना। आप 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन देखिए, आप कितने थोड़ा सा बड़े हैं। देखिए पहला है, क्या होता है जबकि जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग उड़ जाता है। मतलब विलयन का रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है, क्योंकि जिंक कॉपर का विस्थापन करके रंगहीन जिंक सल्फेट विलयन बनता है। क्योंकि जिंक सल्फेट का विस्थापन करके रंगहीन जिंक सल्फेट विलयन बनता है। जैसे इसमें अभिक्रिया भी लिखी हुई है, जिंक क्या कर देता है, कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, तो जिंक Cu के स्थान पर, कॉपर के स्थान पर पहुंच जाएगा, तो जहाँ जिंक Cu लगा वहाँ पर क्या लग जाएगा, जिंक, ZnSO4 बन जाएगा और उसमें से Cu बाहर हो जाएगा। Cu लिखना था यहाँ पर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्या होता है जब एल्यूमिनियम धातु का एक टुकड़ा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है। इस प्रकार की आप देख सकते हैं, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, बाकी इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में लिंक इसकी दी गई है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको इसका PDF फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा, तो आप वहाँ पर से ही ले सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये वाला दिया है आपका, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उनके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वह समीकरण संतुलित समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमें रासायनिक समीकरण की तुलना करना, वो संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक। विकृति गंधिता का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकृति गंधिता क्या है, खाद्य पदार्थों को इससे बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो खाद्य पदार्थ जो होते हैं, इस विकृति गंधिता को हमें, विकृति गंधिता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थों को हम नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, है ना। नाइट्रोजन उन जैसे कोई भी कुरकुरे फुरकुरे आते हैं तो उनमें हम नाइट्रोजन भर देते हैं, जिसके कारण वो कुरकुरे आपके सेफ बने रहते हैं, सही बने रहते हैं, वो खराब नहीं होते। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों या खाद्य सामग्री वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंध उत्पन्न करते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, विकृति गंधता कहते हैं। इसीलिए इन्हें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसों से प्रभावित किया जाता है। तो ये आपका 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं, है ना। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कीजिए और उन्हें संतुलित कीजिए। तो आपके ये क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपको यहाँ दिखा दिए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये वाले जो क्वेश्चन हैं आपके दूसरे नंबर के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल का वाष्पीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। LPG का दहन रासायनिक परिवर्तन। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, तो ये भौतिक परिवर्तन। किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर आप इन अभिक्रियाओं को देख सकते हैं, केवल उनके नाम बताना है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाने के लिए बोला गया है। और संचरण को परिभाषित करते हुए इसके बचाने के लिए 2 तरीके बताना है, 2 उदाहरण बचाव के हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या इसकी परिभाषा लिखना हो तो लिखना, नहीं तो जो मैं समझाता हूँ वो समझिएगा। जब कोई धातु वायु एवं नमी की उपस्थिति में होती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इस प्रकार वायु एवं नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया को ही
संचारण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को पूरी कंप्लीट प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इसमें 2 उदाहरण आपके दिए गए हैं, लोहे में जंग लगना और उस पर लाल भूरी परत चढ़ना, चांदी की सतह काली पड़ना। तो ये क्या है, संचारण के कुछ एग्जाम्पल हैं। और इससे की सुरक्षा के कोई तरीके आपको जैसे बताना है, सुरक्षा से तरीके थे, तो इसकी सुरक्षा के तरीके आप कई सारे लिख सकते हैं। जैसे कि आप धातुओं को पेंट कर सकते हैं, है ना, तेल लगा सकते हैं धातुओं पर, और या आप ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर भी संचारण को रोका जा सकता है। प्लास्टिक भी कर सकते हैं आप, है ना, जस्ते की परत चढ़ा सकते हैं, विद्युत लेपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे उपाय हैं जिसके द्वारा आप संचारण को रोक सकते हैं। इसके बाद आप देखिए 6वां क्वेश्चन है, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनकी परिभाषा विथ एग्जाम्पल के सीख लेना है। तो इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट चैप्टर वो ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को ज़रूर, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस मॉड्यूल सेट को देख सकें। इस मॉड्यूल बुक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इनको वो अच्छे से पढ़ सकें, इनकी तैयारी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपका दिन शुभ हो।